अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो तारीख थी 28 जून 1914 जब एक 19 साल के स्कूल के लड़के ने ऑस्ट्रो हंगेरियन प्रिंस को गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस वाक़े के नतीजे में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई जिसे ग्रेट वॉर, जंग अजीम अव्वल या फिर वर्ल्ड वॉर 1 कहा जाता है। दरअसल में ये सिर्फ एक वाक़या इस वॉर का जिम्मेदार नहीं था, बल्कि बहुत से वाक़यात थे, लेकिन ये वाक़या उस चिंगारी की तरह बना जो क्विक रीज़न बना इस वॉर का। सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1 ही नहीं, बल्कि तारीख की जितनी भी बड़ी जंगें हो चुकी हैं वो सिर्फ किसी एक रीज़न की वजह से नहीं होती, बल्कि बहुत सी कॉम्प्लेक्स रीजंस की चेन्स होती हैं जिनकी वजह से ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर 1 की रीजंस और इसके सारे वाक़यात। वर्ल्ड वॉर 1 तारीख में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि इसके बाद होने वाले वाक़यात पर भी इसका गहरा असर रहा है, जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जियोग्राफी की कि उस वक्त दुनिया दिखने में कैसी थी, कौन कौन सी कंट्रीज़ और कौन कौन से एम्पायर्स उस वक्त एग्जिस्ट करते थे। दोस्तों, ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग कंट्रीज़ हैं, लेकिन उस वक्त ये दोनों मिलकर एक ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बनाती थी, जिसका साइज़ अभी इन दोनों कंट्रीज़ से बड़ा है। इसके अलावा जर्मन एम्पायर एग्जिस्ट करता था, जो आज के मौजूदा जर्मनी से भी बड़ा था। दूसरी तरफ रशियन एम्पायर था, उसके साथ ओटोमन एम्पायर था टर्की की जगह, जिसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। इसके अलावा इटली, फ्रांस और यूके एग्जिस्ट करते थे और पोलैंड उस वक्त कंट्री नहीं था। तो उस दौर में यूरोप में हर तरफ मोनार्कीज़ थी, यानी कि बादशाहों और राजा महाराजाओं की हुकूमत होती थी, सिवाय 3 कंट्रीज़ के, सैन मरीनो, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के। उस वक्त की सिर्फ यही 3 कंट्रीज़ डेमोक्रेसीज़ थी। और ये डेमोक्रेसीज़ कैसे बनी, ये दरअसल में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कॉन्सेप्ट आया। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ था ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ज़रूर जाकर वो वीडियो देखें। इसके अलावा ईस्टर्न यूरोप में कुछ कंट्रीज़ थी जिन्हें मजमूई तौर पर बाल्कन कंट्रीज़ कहा जाता था, जैसा कि रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया वगैरह। रशियन एम्पायर और ओटोमन एम्पायर ये दोनों उस वक्त के बहुत बड़े एम्पायर्स थे, इन दोनों में अक्सर जंग रहती थी। ये बाल्कन कंट्रीज़ जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, ये दरअसल में ओटोमन एम्पायर में आती थी और रशिया चाहता था कि इन्हें अलग कर दे ओटोमन एम्पायर से। इसी रीज़न की वजह से इन दोनों कंट्रीज़ में वॉर हुई और 1878 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन किया गया। इस ट्रीटी के तहत बाल्कन कंट्रीज़ को एडमिनिस्टर करने का टेम्परेरी हक दिया गया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को, लेकिन बाल्कन कंट्रीज़ का एरिया ऑफिशियली ओटोमन एम्पायर में ही मौजूद रहेगा। इस ट्रीटी के साइन होने के बावजूद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने इन कंट्रीज़ को इन्वेट कर दिया था। उस अरसे में ओटोमन एम्पायर क्योंकि कुछ इंटरनल इश्यूज़ में गिरा हुआ था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहा था। इसी कंडीशन का फ़ायदा उठाते हुए बुल्गारिया एक अलग कंट्री बन गया था और दूसरी तरफ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी बोस्निया वाले रीजन को हड़पने की कोशिश कर रहा था। बोस्निया और उसके आसपास की कंट्री के लोग दरअसल में 400 साल से ओटोमन एम्पायर में रह रहे थे। अब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर उन्हें वहाँ से निकाल कर अपने एम्पायर में शामिल करना चाहता था, लेकिन वो लोग इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा तंग थे। वो खुद आज़ादी चाहते थे और इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। इसके अलावा बोस्निया के साथ वाली कंट्री यानी कि सर्बिया के लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा तंग थे। सर्बियंस का ना सिर्फ जियोग्राफिक कनेक्शन था बोस्नियंस के साथ, बल्कि इसके साथ साथ एथनिक कनेक्शन भी था। पूरे ईस्टर्न यूरोप के लोगों का दरअसल में एथनिसिटी थी स्लेव्स। पूरे रीजन के लोग दरअसल में खुद को कहते थे साउथ स्लेव्स और वो इस एथनिसिटी को फील करते थे। सारे के सारे दरअसल में डिमांड करते थे एक साउथ स्लेविक नेशन की, और उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ना सिर्फ बोस्निया को बल्कि पूरे साउथ स्लेविक नेशन को इन्वेट कर रहा है। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने दरअसल में इन्वेजन से पहले रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी कि हम ये इन्वेजन करने जा रहे हैं और आपका इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और रशिया एग्री भी कर गया था, लेकिन एक शर्त पे। रशियन एम्पायर ने कहा कि वो भी एक जगह इन्वेट करना चाहते हैं। वो ओटोमन एम्पायर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया छीनना चाहते हैं जो कि इस्तांबुल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये थी स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, जो ब्लैक सी और सी ऑफ मरमर के दरमियान थी। दोनों एम्पायर्स के दरमियान डील हुई और दोनों ने एक दूसरे की इन्वेजन पे ऑब्जेक्ट ना करने का वादा किया, लेकिन एक प्रॉब्लम बीच में आ गई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि रशिया में बहुत सारे स्लेविक लोग रहते थे जो कि बोस्निया और बुल्गारिया वगैरह को सपोर्ट करने वाले थे। उन्होंने रशिया में एहतजाज शुरू कर दिए, जिसकी वजह से रशिया इन हालात पे कंट्रोल ना पा सका और मजबूरी तौर पर उसे यहाँ पर एक्शन लेना ही पड़ा। रशियन एम्पायर ने अब दरअसल सर्बिया की सपोर्ट करना शुरू कर दी थी। फिर 1909 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मनी के पास हेल्प ले गया कि अगर हम सर्बिया को इन्वेट करें और रशिया हमारे रास्ते में आए तो क्या जर्मनी हमारी हेल्प करेगा। तो जर्मनी ने रिप्लाई किया कि जी हाँ, हम ज़रूर करेंगे क्योंकि हम ओल्ड फ्रेंड्स हैं। इस गठबंधन के बाद रशिया गया फ्रांस के पास हेल्प के लिए। रशिया ने फ्रांस को बताया कि पहले बोस्निया पर और अब सर्बिया पर अटैक करने जा रहा है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मनी मिलकर। रशिया ने फ्रांस से रिक्वेस्ट की कि उसे रशिया और फ्रांस को मिलकर इन सारे एम्पायर्स को रोकना चाहिए बोस्निया और सर्बिया पर अटैक करने से, लेकिन फ्रांस ने जवाब दिया कि बोस्निया और सर्बिया में जो भी हो रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से रशिया खामोश हो गया और वक्ती तौर पर वर्ल्ड वॉर का खतरा टल गया। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का कत्ल
फिर से एक चिंगारी का काम कर गया और आग फिर से भड़का गया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस और उनकी वाइफ सोफ़ी दोनों ने प्लान किया कि वो एरिया जो हमने न्यूली एक्वायर किया है वहाँ का एक विज़िट हो जाए, और वो विज़िट करने के लिए उस एरिया में गए। वो एरिया दरअसल में बोस्निया था और वहाँ पर उनकी कोई मीटिंग अरेंज की गई थी, लेकिन उससे पहले ही सुबह के 10 बजे 6 रेवोल्यूशनरीज़ ने उन पे अटैक प्लान किया। उस अटैक में दरअसल उन्होंने एक बम यूज़ किया, लेकिन वो बम कुदरती तौर पर उनकी गाड़ी पे उछल के साइड पे फट गया, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गए और 20 लोग ज़ख्मी हुए। उस ज़ख्मियों को हॉस्पिटल भर्ती किया गया। उन्होंने अपनी मीटिंग कैंसिल की और हॉस्पिटल उन ज़ख्मियों को देखने गए। वो हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे थे कि उनकी गाड़ी ने एक रॉन्ग टर्न ले लिया। इससे पहले कि उनकी गाड़ी रिवर्स होकर सही रास्ते पे जाती, उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक 19 साल के लड़के के वो बिल्कुल करीब पहुंच गए। ये 19 साल लड़का दरअसल में गैव्रिलो प्रिंसिप था, जिसने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस का कत्ल किया था। इस लड़के की उम्र दरअसल में 20 साल से 2 माह कम थी, और इसकी किस्मत देखिए कि इसको फांसी की सज़ा नहीं हो पाई, क्योंकि कानून के तहत 20 साल की उम्र या इससे ऊपर की उम्र को ही फांसी हो सकती है। लिहाजा उसे सिर्फ 20 साल की जेल की सज़ा मिली। ट्रायल के दौरान इस लड़के ने कहा कि ये एक यूगोस्लाव नेशनलिस्ट है। यूगोस्लाव दरअसल में यूगो कहते हैं साउथ को, और स्लैव को साउथ स्लेविक कंट्री यानी कि, तो यूगोस्लाव यानी कि वो एक ऐसी कंट्री बनाना चाहते थे जिसको साउथ स्लेविक, यूनाइटेड साउथ स्लेविक कंट्री कहा जाए। बोस्निया अब दरअसल में बहुत ज़्यादा बदल चुका था। इसे यंग बोस्निया कहा जाता था, क्योंकि बहुत से यंग स्टूडेंट्स अब रेवोल्यूशनरी का हिस्सा बन चुके थे। इस वाक़े के बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने सर्बिया पर डायरेक्ट जंग का ऐलान कर दिया। इस सिचुएशन को देखते हुए रशिया इसे बचाने के लिए आ गया, और जर्मनी रशिया पे अटैक करने के लिए आ गया, और फ्रांस ने ये सिचुएशन देखते हुए रशिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेन डेवलप हो गया, जिसे चेन ऑफ फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं। इटली दरअसल में ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के साथ एग्रीमेंट में था कि जिस भी कंट्री पे अटैक होगा तो तीनों कंट्रीज मिलकर डिफेंड करेंगे, लेकिन वो अटैक की सूरत में था। इटली ने यह एग्रीमेंट तोड़ा और सर्बिया को सपोर्ट किया। इसी तरह ऑटोमन एम्पायर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की मदद के लिए आ गया, और यूके भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। यूके इस वजह से आया था क्योंकि यूके, फ्रांस और रशिया का दरअसल में एक ट्रिपल एंटिटी का एक मुआहदा था। इसके बाद यूएस और जापान में ब्रिटेन और फ्रांस की हेल्प के लिए आ गए थे। इसके नतीजे में बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ वॉर की कंडीशन में आ गई थी। तो वो कंट्रीज जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आती थी, जैसा कि बरसगीर पाक व हिंद, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो यहाँ से भी लोगों को फौज में भर्ती किया गया ब्रिटिश एम्पायर के अंडर। और इसी तरह जंगों का एक कॉम्प्लेक्स चेन बन गया, जिसमें बहुत से मुल्क आपस में एक दूसरे के साथ जंग की हालत में थे। अब हम बात करते हैं उन रीजंस की जिसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लेक्स वार की सिचुएशन आई। ऐसी वॉर की सिचुएशन की एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है नेशनलिज्म, लेकिन ये दरअसल में एक ऐसा नेशनलिज्म है जो कि लिबरेशन और इंडिपेंडेंस के बगैर है, यानी कि अपनी कंट्री को बिला वजह किसी से ऊपर तस्लीम करना और बाकी कंट्रीज़ को दबाने की, नीचे गिराने की कोशिश करना। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न था इंपीरियलिज्म, यानी कि अपने सल्तनत की हदूद बढ़ाना। ये रूल दरअसल में बादशाह यूज़ करते थे लोगों के नेशनलिज्म के जज्बे को उबार कर, उन्हें फ़ौज में भर्ती कर करके वो अपने मुल्क के लिए लड़े, इसकी शान के लिए लड़े। लेकिन इसका असल रीज़न होता था इंपीरियलिज्म, यानी कि बादशाह अपनी खुशी, अपने ख्वाहिशात के लिए, अपने सल्तनत के हदूद को बढ़ाने के लिए लोगों का यूज़ करते थे। इसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। दरअसल इस इंपीरियलिज्म का एक रीज़न था लूटिंग, यानी कि लूट करना। जिस एरिया में वो इन्वेड करते थे किंग्स, वो उस जगह की मादनियात को और वहाँ के ख़जानों को लूटते थे। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ी कंपनी जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बड़े सगीर में बिजनेस के लिए आई थी, लेकिन उसने बड़े सगीर को खूब लूटा। मिलिटरीज़म भी एक बहुत बड़ी रीज़न थी उस दौर में इन बड़ी जंगों का। उस दौर की बड़ी पावर्स जैसा कि ब्रिटिश, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इन सब कंट्रीज़ के मिलिट्री एक्सपेंसिव बहुत ही ज़्यादा थे। इन सब कंट्रीज़ के मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स 1870 में थे 94 मिलियन यूरोस, लेकिन 1914 में ये अमाउंट डबल हो गई थी। यानी कि जब इतना ज़्यादा किसी मिलिट्री पे एक्सपेंड हो रहा हो तो यकीनन वॉर तो होनी ही होती है। दोस्तों, इस जंग में बहुत से वो इस तरह के वाक़यात हुए और ये जंग 1914 से 1918 तक कंटिन्यूसली चलती रही। 1918 में बिल आखिर ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन किया गया और इस मायदे के बाद जंग बंदी हुई। इसमें तकरीबन 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई और बहुत ही ज़्यादा माली नुकसान हुआ। इस जंग का असर एक अरसे तक दुनिया में रहा और ये बाद में दूसरी जंगों की भी वजह बनी। तो हमें इससे सबक ये हासिल करने को मिलता है कि एक जंग को शुरू करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस नस्लों तक चलते हैं और उससे बाहर निकलना एक मुल्क के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, ये था सब कुछ वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इस तरह की मज़ीद हिस्ट्री और पॉलिटिक्स की वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहूँगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।